नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने आदिकाल से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत की थी, उसी की ही अगली वीडियो है ये। चलिए सवाल पर चलते हैं। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है बिहारी और चौथा है राजस्थानी। तो आप अवधि पर देखेंगे तो अवधि, छत्तीसगढ़ी और बघेली आपको ये पूर्वी हिंदी में शामिल मिलेंगी। ठीक है, तो ये अब इसका सही जवाब है पूर्वी हिंदी। आगे चलते हैं। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? ऑप्शन पहला है अर्धमागधी, दूसरा है मागधी, तीसरा है शौरसेनी का उत्तरी रूप और चौथा है ब्राचड़। तो खड़ी बोली को अगर देखा जाए तो खड़ी बोली का जो उद्भव है वो शौरसेनी से हुआ है। शौरसेनी का उत्तरी रूप आपका ये सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 7। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 5। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन पहला 15, दूसरा है 17, तीसरा है 20 और चौथा है 18। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4, 18। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या 18 है। आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां शामिल की गई हैं? पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां शामिल की गई हैं? पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 10। इसका जो सही जवाब है वो है 5। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां शामिल की गई हैं पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत। आगे देखते हैं। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन पहला दरभंगा, दूसरा है आजमगढ़, तीसरा है पटना, चौथा है पूर्णिया। सही जवाब जो है वो है आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ में भोजपुरी बोली बोली जाती है। अगला सवाल देखते हैं। मैथिली का बोली क्षेत्र क्या है? मैथिली का बोली क्षेत्र क्या है? ऑप्शन पहला गोरखपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा चंपारण, चौथा मुंगेर। आपका सही जवाब है मुंगेर। मुंगेर जो क्षेत्र है बिहार का उत्तरी हिस्सा, उसमें मैथिली बोली जाती है। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? बुंदेली, अवधी, भोजपुरी या फिर खड़ी बोली? इसका जो सही जवाब है वह है भोजपुरी। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? पश्चिमी व पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी व बिहारी, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी, राजस्थानी व पहाड़ी हिंदी। आपका सही जवाब है पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी। अगला देखते हैं। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? पहला है 4, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 10। जो सही जवाब है वो है 8। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी। आगे चलते हैं। अपभ्रंश में कौन कौन से व्यंजन नहीं थे? कौन कौन से व्यंजन नहीं थे? पहला है टा ठा, दूसरा है डा ढा, तीसरा है त्रा और ज्ञा, चौथा है रा और सा। जो सही जवाब है वो है डा और ढा। अपभ्रंश में उसके व्यंजनों में डा और ढा को शामिल नहीं किया गया था। आगे चलते हैं। निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? पहला ऑप्शन है श्रावकाचार, देवसेन की जो की है, दोहा कोश जो कि सरापा की है, चर्यापद जो कि स्वयंभू की है और चौथा ऑप्शन है योगचर्या। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? जो सही जवाब है वो है श्रावकाचार। आगे चलते हैं। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन हैं? वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन हैं? पहला डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रमाशंकर शुक्ल रसाल और चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
जो सही जवाब है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने वीर काल की संज्ञा दी, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल के नाम से जाना। वीर गाथा काल दोनों मिलते जुलते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल की संज्ञा दी। सर्वमान्य जो काल है आदिकाल, उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार, पहला ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है गिरिदर्शन, तीसरा है रामकुमार वर्मा और चौथा है गारसादा तासी। ऑप्शन जो सही है वो है जॉर्ज ए ग्रियर्सन। आगे चलते हैं। संदेश राशक खंड काव्य के रचयिता कौन है? संदेश राशक खंड काव्य के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है धनपाल, दूसरा है अब्दुल रहमान, तीसरा है विद्यापति, चौथा है अमीर खुसरो। सही ऑप्शन की तरफ अगर हम आएँ तो इसका सही ऑप्शन है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का ये खंड काव्य है संदेश राशक। ठीक है, आगे चलिए। खुमान रासों के रचनाकार कौन है? खुमान रासों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन पहला नरपतिनाल, ऑप्शन दूसरा चारंगधर, ऑप्शन तीसरा जगनिक और ऑप्शन चौथा दलपत विजय। जो सही जवाब है वो है दलपत विजय। दलपत विजय की रचना है खुमान रासो। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य आलखंड के नाम से भी प्रचलित है? परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या कि हमीर रासो? आपका जो सही जवाब है वो है परमाल रासो, जो कि जगनिक की रचना है। अगले सवाल पे चलें। निम्नलिखित में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है? गेय रासो काव्य जो कि गीतों के रूप में लिखा गया हो, गेय रासो काव्य जो कि गाया जाता हो। पहला ऑप्शन है परमाल रासो, दूसरा है बीसल देव रासो, तीसरा है खुमान रासो और चौथा है हमीर रासो। आपका जो सही जवाब है वो है बीसल देव रासो, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे चलिए। परमाल रासो के रचयिता का नाम है? परमाल रासो के रचयिता का नाम है? पहला ऑप्शन जगनिक, दूसरा है दलपत विजय, तीसरा है नरपतिनाल और चौथा है चंद्रबरदाई। इसका जो सही ऑप्शन है वो है जगनिक। इसी को आलखंड भी कहते हैं या फिर इसी के एक भाग को आलखंड माना जाता है, आलखंड। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, उसके अनुसार कितने समय या खंड हैं? पृथ्वीराज रासो में कितने समय या खंड हैं? नागरी प्रचारणी सभा में जो संस्करण छपा था काशी से, उसके अनुसार 80, 69, 50 या फिर 100। सही ऑप्शन जो है वो है 69। 69 समय या खंड माने जाते हैं पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्नलिखित में से कौन से हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है? ऑप्शन पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर वुलर, तीसरा है श्याम सुंदर दास, चौथा है मुंशी देवीदास। जो सही ऑप्शन है वो है श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसे प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, आगे चलें। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान मिश्र बंधु, ऑप्शन दूसरा कर्नल टॉड, तीसरा है हीराचंद्र ओझा और चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको पूरी तरह से अप्रमाणिक माना। ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? विद्यापति या चंद्रबरदाई या कि अमीर खुसरो या कि जगनिक? सही ऑप्शन है चंद्रबरदाई। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पहला है परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर हमीर रासो? सही जवाब जो है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हालांकि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना पूरी तरह से, फिर भी हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को ही माना और इसके लेखक चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि घोषित किया। आगे चलते हैं। रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन है? रणमल छंद काव्य की रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है श्रीधर, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है विद्यापति और चौथा है चंद्रबरदाई। सही ऑप्शन जो है वो है पहला श्रीधर, जिनकी रचना है रणमल छंद। आगे देखते हैं। जयचंद्र प्रकाश की रचना किस कवि ने की थी? जयचंद्र प्रकाश की रचना किस कवि ने की थी? ऑप्शन पहला है मधुकर कवि, दूसरा है भट्ट केदार, तीसरा है विद्यापति, चौथा है अमीर खुसरो। जो सही ऑप्शन है
वो है भट्ट केदार। भट्ट केदार की रचना है जय चंद्र प्रकाश, जबकि मधुकर कवि की जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका दोनों मिलती जुलती रचनाएं हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। पुरुष कहानी हौ कहाँ जसु पत्था वे पुन्नु। पुरुष कहानी हौ कहाँ जसु पत्था वे पुन्नु किस कवि की पंक्ति है? अमीर खुसरो, विद्यापति, भट्ट केदार या फिर मधुकर कवि? इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ये विद्यापति की कीर्तिलता एक रचना है जो कि मैथिली भाषा में है। इसी को इन्होंने पुरुष कहानी भी कहा है स्वयं ही। इसी में यह पंक्ति है, पुरुष कहानी हौ कहाँ जसु पत्था वे पुन्नु। ठीक है, आगे चलते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये किसकी पंक्तियां हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या कि डॉक्टर नगेंद्र? आपका जो सही जवाब है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही विद्यापति की पदावली के पदों को देखते हुए कहा है, जब कुछ लोगों ने कहा कि ये पदें श्रृंगारिक ना होकर भक्तिपरक हैं, तो उन्होंने टिप्पणी में कहते हुए लिखा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीति गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आध्यात्मिक बताया है। आगे देखते हैं। 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन पहला विद्यापति, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा दलपत विजय और चौथा जगनिक। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं वो जगनिक के आलखंड से ली गई हैं या फिर परमाल रासु से, तो आपका सही जवाब जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किस आलोचक की है? साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के बालकृष्ण भट्ट या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र? आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है कहा है। तो ठीक है, आज की क्लास से बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। शुक्रिया।